बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान के करीब अमरीकी बहरी बेड़े RSS अब्राहम लिंकन की पेशकदमी किसी अचानक पैदा होने वाले बहरान का नतीजा नहीं है, बल्कि एक तवील दबाव से भरपूर हिकमत अमली का अगला मरहला है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर उस मकाम पर आ पहुंची है जहां सिफारती बयानात, अस्करी नकलो हरकत और इलाकाई खदशात को एक दूसरे से अलग करना मुमकिन नहीं रहा। खलीजी ममालिक की जानिब से अपनी फजाई, बहरी और जमीनी हुदूद को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का ऐलान इस अमर की निशानदही करता है कि खत्ता खुद को किसी बड़े तसादुम के दहाने पर महसूस कर रहा है, जहां एक गलत अंदाजा पूरी जगराफियाई बिसात को उलट सकता है। अमरीकी जंगी बेड़े USS अब्राहम लिंकन की ईरानी पानियों के करीब तैनाती और सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुबहम बयानात ने इन खदशात को मजीद बढ़ा दिया है कि वाशिंगटन और तेहरान बराह रास्त तसादुम के करीब पहुंच चुके हैं। यह अस्करी नकलो हरकत ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान अंदरूनी दबाव, मुआशी मुश्किलात और हालिया एहतजाजी लहर के बाद एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है। माजी के तजर्बात ये बताते हैं कि ईरान ने अमरीका के साथ तसादुम में अमूमन मोहतात रद्द-ए-अमल इख्तियार किया। गुज़श्ता बरस जून में अमरीकी हमले के बाद कतर में अमरीकी एयरबेस अल अदीद पर ईरानी मिसाइल हमला उसी हिकमत अमली की मिसाल था। उस कार्रवाई से पहले वार्निंग दी गई, जिसके बाद अमरीका का फजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक हुआ और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसे एक ऐसे पैगाम के तौर पर देखा गया कि तेहरान जवाब देने की सलाहियत तो रखता है, मगर मुकम्मल जंग से गुरेज भी चाहता है। ईरान का यह रद्द-ए-अमल 2020 में कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद इराक में ऐनुल असद एयरबेस पर मिसाइल हमले की सूरत में भी दिखाई दिया था। लेकिन मौजूदा हालात माजी से कदरे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद पहली बार ईरान को अंदरूनी सतह पर इस कदर शदीद बदअमनी का सामना करना पड़ा, जिसने रियासती कंट्रोल को बराह रास्त चैलेंज किया। ईरानी पासदारान इनकलाब और अस्करी क़यादत पहले ही खबरदार कर चुकी है कि किसी भी अमरीकी हमले को जंग तस्वुर किया जाएगा। यही बयानात खलीजी ममालिक की तशवीश की वजह है, क्योंकि ईरान की जवाबी कार्रवाई की सूरत में सबसे पहले यही रियासतें उसके असरात की जद में आएंगी। वाशिंगटन भी इस हकीकत से आगाह है कि खत्ते में अगर तसादुम फैलेगा तो ये उसके इत्तेहादियों के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक अमरीका के पास मुतअद्दिद ऑप्शंस मौजूद है। एक रास्ता यह हो सकता है कि ईरान की फौजी सलाहियतों, खुसूसन बैलिस्टिक मिसाइल, साहिली दिफाई निजाम और ड्रोन नेटवर्क को निशाना बनाया जाए और ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत को महदूद कर ले। दूसरा रास्ता रियासती ताकत के मराकज़ को हदफ बनाना है, जैसे पासदारान इनकलाब या वो फोर्सेस जो अंदरूनी क्रैकडाउन में शामिल रही हैं। लेकिन यह ऑप्शन ज्यादा खतरनाक है और इसके नताइज ज्यादा गैर यकीनी हो सकते हैं। ट्रंप बारहा ये कह चुके कि वो तवील जंग नहीं चाहते। उनकी फौजी हिकमत अमली अब तक मुख्तसर, तेज और महदूद कार्रवाइयों पर मबनी रही, जबकि उन्होंने सिफारतकारी के दरवाजे कभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए। सवाल ये पैदा होता है कि आया वाशिंगटन सिर्फ अलामती फतह चाहता है या फिर वो पूरे खत्ते में ताकत के तवाजुन को असर नौ तरतीब देने की कोशिश कर रहा है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें जो साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब ने। कुसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुसूरी साहब, क्या ईरानी पानियों के करीब जो अमरीकी बहरी बेड़ा है, इसको हम सिर्फ प्रेशर टैक्टिक समझें, या फिर आप ये समझ रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि आज रात कहीं ना कहीं हमला हो सकता है, तो ये किसी छोटे पैमाने पे हमले का पेश खैमा है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की एक आदत है, एक तो वो ऑप्शंस अपने खुले रखते हैं, नंबर 2 वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। मकसद होता है कि जो दूसरी पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा वो दबाव में ले आए और उसके बाद अपनी मंजिल, अब जो उनका मकसद है वो पूरा हो जाए। अब ईरान के सिलसिले में इनकी मुख्तलिफ तरजीहात है। नंबर 1, अब नहीं, ये तो बड़ी पुरानी कोशिश है मुख्तलिफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस की, सिर्फ ये प्रेसिडेंट ट्रंप की नहीं बात है कि वो इस मौजूदा हुकूमत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसको हटाने के लिए उनकी माजी में कोशिशें हुई हैं। प्रेसिडेंट कार्टर ने तो शुरू भी किया था, हेलीकॉप्टर्स भेजे थे, लेकिन वो नज़र हो गए थे बीच में वेदर के, वो बड़ी आंधी का शिकार हो गए थे। और उसके अलावा ये कई दफ़ा खबरें आ चुकी हैं कि मुख्तलिफ मौक़े जो ईरान में आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं, एक पॉपुलर डिसकंटेंट के अलावा ये समझा जाता है कि उसके पीछे अमेरिका वेस्ट की पूरी एफर्ट है और उनके प्रो अमेरिकन ऐसे लोग हैं जो उसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब ये कहने के बाद एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कहनी पड़ेगी कि मुख्तलिफ सोर्सेज, चाहे वो ईस्ट की हों या वेस्ट की हों, वो ये बता रही हैं कि हज़ारों में वहाँ लोग मारे गए हैं रिसेंट डेमोन्स्ट्रेशन में। शक
की अगर कोई गुंजाइश थी वो ख़त्म कर दी है आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने। उनका जो अपना खिताब है, उन्होंने कहा हज़ारों बंदे मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने ब्लेम किया है अमेरिका को कि अमेरिका इसके पीछे है, वो इश्तियाल दिला रहा था वगैरह वगैरह। तो जब हज़ारों बंदे मारे जाएं तो कोई मुल्क भी है उसमें यह तो क्लैरिटी हो जाती है कि कुछ लोग हैं या ज़्यादा कम, ये तो अल्लाह जानता है, वो हुकूमत वक्त से नाराज़ हैं। हैविंग सेड दैट, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका अगर तो उसका ये मकसद पूरा हो जाए कि अपने फ़ौजी ग्राउंड पे बग़ैर भेजे उसका ये हो जाए कि ईरान में तब्दीली हो जाए तो बहुत खुश होंगे वो। ठीक, लेकिन माजी में भी हमने देखा कि जब इज़राइल ने हमला किया और अमेरिका ने भी हमला कर दिया इज़राइल ईरान जंग में, तो उस वक्त ईरानी कौम हुकूमत के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई नेशनलिज़म के नाम पे, और जो हुकूमत है उसने भी नेशनलिस्ट हीरोज़ की बात की रादर दैन इस्लामी तारीख़ के कुछ मिसालें देती। वो ईरान की कदीम तारीख़ के जो हीरोज़ हैं उनके नाम पर लोगों को इकट्ठा कर रही थी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सब कुछ पता है, वेस्ट को पता है, आपको पता है और मुझको पता है। जी, जी। अब अगर तो वो कुछ मकसद हासिल कर सकते हैं फ़ौजें उतारे बग़ैर, तो फिर तो वो बिल्कुल चाहेंगे। मेरी अपना ज़ाती राय, किसी सूरत में जब तो फ़ौजें नहीं उतारेंगे वो ये नहीं मकसद हासिल कर सकते जो उनके दिमाग में है। उसका एक ही तरीका है, उसकी वजह अगर उन्हें फ़ौज नहीं भेजनी तो फिर वो एक ही तरीका नज़र आ रहा है कि इलाके के मुल्क जो हैं उन्होंने कहा जी हमारे अड्डों से तो आप हमला ना करें। ऐसा ही तो अमेरिका ने अपने जो बहरी आर्माडा जिसे कह सकते हैं, बहुत से जहाज़ों पे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे मुश्तमिल है, वो उन्होंने इसलिए भेज दिया है कि अगर फ़र्ज़ करें प्रेसिडेंट ट्रंप ये एक्सरसाइज राइट करना चाहें और जो वहाँ की रियासतें हैं, यूएई ने ओपनली कहा है, सऊदी अरब ने भी ये इंडिकेट कर दिया है, और मेरा ख्याल है कतर बहरैन ने भी उन्होंने इंडिकेट किया होगा कि जी हमारे अड्डों से आप हमला ना करें। अगर ये बात है जो उनकी रियासतें इस इलाके में अमेरिका की हलीफ हैं, तो क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए ईरान पे या मुमकिन इक़दामात के लिए, दोनों के लिए अमेरिका की अपनी फ़ौजें हवा जो आई हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे के साथ जो नेवल प्रेजेंस है और उस पर जहाज़ों के ज़रिए हमला करने की वो बहुत भारी इस्तेदाद है अमेरिका के पास। उनके पास जहाज़ों से बैलिस्टिक मिज़ाइल्स, उनके पास और मुख्तलिफ़ किस्म की मिज़ाइल्स हैं, क्रूज़ मिज़ाइल्स, यह सब की सब वहाँ से की जा सकती है। लेकिन अमेरिका अचीव क्या करेगा? असली बात यह है वो। अच्छा, सर मेरा इसमें ये सवाल है कि अमेरिका क्या करेगा उससे पहले जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमेटिक क्वेश्चन मौजूद है? सफारतकारी तो हो रही है, मुझे कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान तो लाजमी कह रहा होगा, लेकिन हम पाकिस्तान में तो कोई अमेरिका के अड्डे नहीं है ना, ख़ास तौर पर वो रियासतें जिनमें अमेरिका के अड्डे हैं, जो अमेरिका के एलाइज हैं, जो तेल की दौलत से माला माल हैं, जिनके अमेरिका से पुराने ताल्लुकात हैं, वो ये कह रहे हैं। हालांकि पहले ये समझा जाता था कि सबसे बड़ा ख़तरा गल्फ़ खलीजी रियासतों को ईरान से है, लेकिन जो पिछले 2-3 साल में वाक़यात हुए हैं उसमें ईरान के जो लोकल एलाइज थे, खा हिज़्बुल्लाह हो लबनान में, या हमास हो, या इराक़ में उनके हों, या उनको कमज़ोर कर दिया गया है। और अब ये समझा जा रहा है कि एक तो वो कमज़ोर कर दिए गए हैं, नंबर 2 ईरान के अंदर काफ़ी ऐसे लोग लगता है कि मुखालफत है उनकी हुकूमत से, ये कम अज़ कम अमेरिका की ये अपनी समझ है, और कि वो ऐसे हालात अगर पैदा करे तो जो मौजूदा हुकूमत है उसमें से कोई ऐसा धड़ा अलहदा हो जाए जैसे शाह ईरान का है। कि मैंने ज़ाती तौर पे देखा, मैं अभी नौजवान था लेकिन मैं तहरीक इस्तिक़लाल के एक अहम ओहदेदार था, एयर मार्शल असगर ख़ान, उस वक्त जब ईरान गए शाह
शाह ईरान के दौर में, तो वह वो गुमान भी नहीं था कि शाह गायब हो जाएंगे और जो हर बंदे के लब पे इमाम खुमैनी का नाम आ जाएगा। तो उस वक्त जिस तरह शाह गायब हुए हैं, उस वक्त तो ख्याल था कि एयर मार्शल को इसलिए दावत दी गई थी कि वो मुमकिन वज़ीर आज़म होंगे और मैं मुमकिन वज़ीर ख़ारजा होऊंगा। उसके तो 40 साल बाद तक मैं तो वज़ीर ख़ारजा नहीं बन सका और फौरी तौर पे मुझे तो फांसी कोठरी में डाल दिया गया था 6 महीने के लिए, और जनरल ज़ियाउल हक ने मुझे और उनको 5 साल हाउस अरेस्ट किया। लेकिन हम गए क्यों थे? हमारा ख्याल था कि उससे शाह ईरान जो है ऑल इन ऑल है। भारत में अंदाज़ा ही कुछ नहीं था कि अंदर कितना लावा पक रहा है। अब कितना लावा इस वक्त पक रहा है मुझे नहीं पता, क्या ऐसी चीज़ है उस वक्त कैसे गिरे शाह। अच्छा सर ये लावा जो पक रहा है, सर इसका नतीजा क्या? वाशिंगटन जो है वो अपने असल टारगेट की बजाय सिर्फ दबाव की पॉलिसी अपनाना चाहता है कि वो बताए कि मैंने ईरान को कहा और ईरान रुक गया, या फिर आप ये समझते हैं कि खलीज की वो पूरी बसात या उसका तवाजुन तब्दील करना चाह रहा है? नहीं, उनकी ख्वाहिश तो होगी कि ईरान में ये रजीम हुकूमत कंप्लीटली तब्दील हो जाए, लेकिन वो ख्वाहिशें सारी पूरी नहीं होती, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। अगर मान भी लें कि काफ़ी लोग मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि बहुत से लोग उनके हक़ में हैं, चाहे कम है या ज़्यादा। ये मैंने तो कोई जाके वहाँ गैलप पोल तो नहीं कराया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, और वो आपने देखा डेमोन्स्ट्रेशन निकले हैं जो हुकूमत के हक़ में हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी तक कोई ऐसा निशानदही, कोई निशान नहीं आया, कोई साइन नहीं है कि हुकूमत के अंदर से, पासदारान से, फ़ौज से, किसी तबके से ने कहा हो कि जी हम अगर होगी तब्दीली तो उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि चाहता क्या है, चाहता तो यह है कि वहाँ तब्दीली आ जाए, लेकिन अगर वो नहीं आएगा तो यह चाहेगा कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ ऊपर उनसे बात करे। और न्यूक्लियर प्रोग्राम सितम ज़रीफ़ी ये है कि ईरान पहले मान गया था, जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका उस सब थे जी, उस कहा जाता था उस एग्रीमेंट को JCPOA 5+ जर्मनी, 5 जो थे वो परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के थे और जर्मनी, इन्होंने मिलके एक मुआहिदा किया था प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में, और वो मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब। सर ये बताइए, इस वक्त अगर लास्ट ईयर का मंजरनामा देखें तो जिस जगह पे हमले किए गए, जिन जगहों को निशाना बनाया गया, अब की बार अगर निशाना बनाया जाता है तो ईरान का जवाब जो है वो तसादुम के महदूद रखेगा या मजीद फैलाएगा? देखिए, अगर वो सिर्फ हवाई जहाज़ से हमले करता है तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा, बहुत सी मासूम जानें जाएंगी, लेकिन उससे तब्दीली नहीं आएगी। सही, क्योंकि अगर मान भी लें कि बहुत लोग खिलाफ हैं, तो जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार तबका है उसमें इतनी ताकत है, जैसे उन्होंने अब दिखा दिया कि वो डेमोन्स्ट्रेशंस को, राइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये कि जानें और जाएंगी। चाहे अमेरिका की यही ख्वाहिश हो कि इन द प्रोसेस जो मौजूदा हुकूमत का कोई बाजू टूट जाए और वो उनके साथ मिल जाए और वो सुलह कर ले। अच्छा सर, आप ये देखिए कि अंदर जो ईरान ने जवाब दिए वो मोहतात थे, अलामती थे, तो क्या अब भी ये हिकमत अमली जो है ये कामयाब हो सकती है? देखिए, ईरान जो अब करेगा, अगर उसको ये पता चल गया, उन्होंने तो कह भी दिया है कि हम इंतज़ार भी नहीं करेंगे हमले का, अगर हम सर्टन हो गए, यकीनी तौर पर हमें यकीन हो गया कि अमेरिका या इजराइल हमला करने वाला है, तो हम प्रीएम्प्टिव हमला करेंगे। अब प्रीएम्प्टिव हमले में क्योंकि गल्फ़ की रियासतों से उनकी ताल्लुकात पिछले सालों में अच्छे हुए हैं, कुछ ना कुछ वो अड्डों पे तो हमला करेंगे वो, लेकिन ज़्यादा वो उनका गुस्सा और नज़ला इजराइल पे गिरेगा, क्योंकि असली जो तोते की जान जो है वो दूसरी जगह पे है। जब तक इजराइल जो है उसको नुकसान अमेरिका नहीं, ये ईरान नहीं पहुंचा सकता। पिछली जंग भी इसलिए रुकी थी 12 दिन या जितने दिन भी हुई है कि उनका जो बड़ा फखरिया क्लेम था कि आयरन डोम है, मिसाइल उसमें नहीं आ सकती, ईरान ने दिखाया था कि उसकी मिसाइल्स जो हैं
उसको पेनिट्रेट कर सकती हैं। अब जो मैं बैनुल अक़वामी मीडिया से गैदर कर रहा हूँ वो ये है कि ईरान की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, जहाज़ एयरपोर्ट उनकी एयरफोर्स ना होने के बराबर है, बड़ी पुरानी है, बड़ी छोटी है, नेवी भी बहुत निस्बतन छोटी है, लेकिन जो उनकी ताकत है वो है ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स, और जो क्रूज मिसाइल्स और ये मिसाइल्स यानी उसमें बैलिस्टिक क्रूज सारे, और वो इतने पावरफुल हैं। आप ये सर कह रहे हैं कि नज़ला गिरेगा तो इजराइल के ऊपर गिरेगा। मेरा सवाल ये, आपने मिडिल ईस्ट की बात की कि ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए, आखिरी सवाल सर ये है कि क्या जो खलीजी रियासतें हैं वो इस मंजरनामे में खुद को गैर जानिबदार रखने में कामयाब हो चुकी हैं? नहीं, देखें, उनके लिए तो मुसीबत आई हुई है इस वक्त, इसलिए सारे ये कह रहे हैं अमेरिका को कि भाई अब आप बस करें। और उनको एक और भी ख़तरा है कि अगर आज अमेरिका को इजाज़त हो जाए कि आप मुल्कों के अंदर जाके इतनी मुखालफत सियासत में दखल दें कि आप हुकूमत बदलने पे आ जाएं, तो फिर ये कितना बुरा प्रेसिडेंट होगा कि और भी किसी मुल्क की बारी आ सकती है। तो इसमें दो इश्यूज आ गए। एक तो उनको ये डर है कि अगर इन्होंने ये हमारे अड्डों पे हमला किया, ऑयल फैसिलिटीज़ में हमला किया, नंबर दो उससे बड़ा ख़तरा है कि आपना हॉर्मुज़ जो है अगर उसमें कुछ जहाज़ डुबो दें और रोकने की कोशिश करें तो अमेरिका के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। फिर उसको वो भी ब्लॉकेड भी तोड़ना पड़ेगा। क्या उसके पास इतनी इस वक्त वह मौजूदा सलाहियत हो सकता है, अमेरिका ही समझती है उस सलाहियत है, लेकिन वो तो आने वाले दिन बचाएंगे। लेकिन इतना ही बात ज़रूर है कि ऑयल की प्राइसेस जो है बहुत बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान जैसे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनके लाश हैं और वो खुद को गैर जानिबदार रखने की कोशिश कर रही हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान तय पाने वाला तजारती मुआहिदा महज मुआशी ताउन की खबर नहीं, बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन में एक खामोश मगर गहरी तब्दीली का ऐलान है। ये महज इत्तफाक नहीं कि जिस वक्त यूरोप और भारत 2 दहाइयों से ताल्लुक का शिकार तजारती मुआहिदा कर रहे हैं, तो बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर चीन के दौरे पर है। इससे पहले कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी चीन का दौरा कर चुके हैं, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी चीन के साथ बराह रास्त राबिता बहाल किया है। ये तमाम पेशरफ्तें किसी एक मुआहिदे तक महदूद नहीं, बल्कि यूरोप और एशिया में पाई जाने वाली इज्तमाई बेचैनी का इजहार है। 2024 में यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान तजारती हजम $142 अरब से तजावुज कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बरसों तक तात्तुल का शिकार रहा। असल रुकावटें वही थीं जो अब भी मौजूद हैं, टैरिफ, ज़राई सब्सिडीज, लेबर कवानीन और माहौलियाती तकाजे। चुनाचे ये सवाल पैदा होता है कि अब क्या बदला है जो भारत और यूरोप तजारती मुआहिदे पर मुत्तफिक हो गए? तो इसका सादा सा जवाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज है, जिन्होंने तजारती पॉलिसी को दबाव के हथियार में तब्दील किया। उन्होंने भारत पर रूस से तेल की खरीदारी के बायस भारी टैरिफ आयद किया, तो यूरोप को ग्रीनलैंड के मामले पर धमकियां दी और कनाडा को चीन के साथ रवाबित बढ़ाने पर खबरदार किया गया। इसी पस मंजर में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का चीन का हालिया दौरा गैर मामूली तौर पर अहमियत इख्तियार कर चुका है। 2018 के बाद यह किसी भी बरतानवी वज़ीर आज़म का पहला दौरा है, और यह महज अलामती नौइयत का नहीं, जिससे यह जाहिर होता है कि लंदन अब बीजिंग को एक नजरियाती चैलेंज के तौर पर नहीं बल्कि एक मुआशी हकीकत के तौर पर कबूल कर रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म का यह कहना है कि चीन के साथ स्ट्रेटेजिक और मुस्तकिल ताल्लुक बरतानिया के कौमी मफाद में है। यह दरअसल अमेरिका से फासला पैदा करने का वाज़ेह ऐलान है। इसी तरह कैनेडियन वज़ीर आज़म के दौरे चीन से वापस आते ही अमेरिका का कनाडा पर 100% टैरिफ आयद करने की धमकी देना और उसके बावजूद यूरोप का लैटिन अमेरिकन ब्लॉक के साथ 25 साल बाद मुआहिदा करना, ये सब इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि मगरबी ममालिक अब अमरीकी रद्द-ए-अमल के खौफ से ज्यादा अपने तवीलुल मुद्दती मफादात को तरजीह दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस नई सफबंदी में चीन महज एक शराकतदार नहीं बल्कि अमेरिका के मुतबादिल के तौर पे उभर रहा है, जिसने भारत को भी मजबूर किया कि वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए और मुतबादिल तलाश करे। बरतानिया ब्रेक्जिट के बाद अपना खोया हुआ आलमी मकाम दोबारा हासिल करने की कोशिश में है। यूं दुनिया एक ऐसे मंजरनामे की जानिब बढ़ रही है जहां फैसले वॉशिंगटन की मंजूरी के बगैर भी किए जा सके। आलमी रहनुमाओं के हालिया मुआहिदे, दौरे और बयानात वक्ती सिफारती सरगर्मियां नहीं है, बल्कि उस सवाल का अमली जवाब है कि ट्रंप के बाद की दुनिया कैसी होगी, एक यूनिपोलर या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड कहलाएगी। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बीबीसी से सीनियर सहाफी सहर बलोच साहिबा ने। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सहर बलोच साहिबा, यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान तवील इल्तबा के बाद ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बहाली हुई है, आप समझती हैं कि आलमी तजारती निजाम एक नए मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है?
जी, बिल्कुल, जो नया आलमी मॉडल है, जो स्ट्रैटेजी है, वो इस वजह से बदल गई है क्योंकि एक तो आपने देखा होगा कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत ही एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज़ हैं, यानी पूरी दुनिया को उन्होंने एक तरह से अलग कर दिया, अमेरिका को पूरी दुनिया से अलग कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो कौमें हैं, वो भी आपस में इत्तेहाद कर रही हैं, जो पहले एक-दूसरे को शायद उस तरह से नहीं देखा करती थी। उसमें जो अब रीसेंट एग्ज़ाम्पल है, वो है यूरोप और इंडिया की। यूरोप और इंडिया साथ इसलिए आने पर मजबूर हुए हैं, एक तो इस वजह से जो अमरीकी सदर की पॉलिसीज़ हैं और दूसरी एक बड़ी वजह उसमें ये भी है कि अब दुनिया का जो मरकज़ है वो बदल रहा है। अब वॉशिंगटन या जो बाकी जगह हैं वहाँ से फैसले नहीं आ सकते या वहाँ की जो परमिशन है उसकी अब ज़रूरत दरकार नहीं है। अब ज़्यादातर लोग आपस में एक-दूसरे की जो ज़रूरियात हैं उसको देखते हुए फैसले कर रहे हैं। इसमें अभी रिसेंटली जो जर्मन चांसलर हैं फ्रीडरिश मर्ज, उनका भी एक जो बयान है वो बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका है वो अब अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा देखता है। अब वो पैक्स अमेरिकाना का जो एक दौर था जिसमें जर्मनी की भी वो इंटरेस्ट को देखा करता था, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो अमरीकी सदर ट्रंप की अपनी पॉलिसीज की वजह से ये नए इत्तेहाद बन रहे हैं, जिसमें अब वॉशिंगटन इन तमाम इत्तेहाद का मरकज नहीं रहा है और ये बहुत ही एक ताकतवर इत्तेहाद है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो पूरी आलमी मंडी बनेगी उसमें ज्यादा जो उसमें मेजॉरिटी है वो इंडिया और यूरोप के जो लोग होंगे उनकी बन जाएगी। अच्छा सहर तो साहबा, ये तो वॉशिंग मॉडल है। आप समझती हैं कि जिस तरफ इशारा नेटो के सरबराह मार्क रूटे ने किया था कि क्या हम अमेरिका की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के बगैर जिंदा रह सकते हैं, तो ऐसी सोच यूरोप के अंदर किस हद तक पाई जाती है और इससे अलहदा होने के नुकसानात क्या हो सकते हैं? देखिए, यूरोप के अंदर तो अब एक बहुत बड़ी एक सोच ये आ गई है कि अमेरिका अब अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, अब वो यूरोपियन इंटरेस्ट को नहीं देख रहा है। और कुछ जो अब रीसेंट कुछ बयानात जो इनमें आपस में तल्ख बयानात भी शेयर हुए हैं, वो भी इसकी अक्कास है। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि यूरोप अब ये समझता है कि अमेरिका बहुत ही ज्यादा एक एक्सक्लूजनरी स्टेटस पे चला गया है, जिसका मकसद ये है बेसिकली कि पूरी दुनिया को एक तरह से वो एक डिक्टेटर की तरह देख रहा है, जिसमें नेटो के अंदर एक आप देखेंगे कि एक नया नेटो बन रहा है और एक नया मुस्लिम नेटो जिसको कहा जा रहा है, वो भी उसकी भी तश्कील नौ हो रही है। एक नए तरीके से मुख्तलिफ ममालिक जो है वो भी सामने आ रहे हैं। तो अमेरिका उस तरह से अपने अब इत्तेहादी ढूंढेगा और उसमें जो यूरोप है, जो उसका बहुत बड़ा इत्तेहादी हुआ करता था, वो अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है, जिसमें अब यूरोप चाइना और इंडिया की तरफ ज्यादा उसका ध्यान बढ़ गया है, बजाय इसके कि वो अब जो बाकी ममालिक हैं या खास तौर से जो अमेरिका है उसकी अब किसी भी तरह की कोई परमिशन की वेट करे या किसी उसकी परमिशन का इंतजार करे। अच्छा सहर साहिबा, एक तरफ देखा जाए अगर अमेरिका कोई इत्तेहादी हो तो उसके ऊपर कोई मुश्किल आए तो अमेरिका फ्रंट पे खड़ा होता है। माजी की अगर तारीख देखें, फिलहाल की जो पॉलिसी है उसको जरा एक साइड पे रख दें। चाइना की अगर पॉलिसी देखें तो चाइना इत्तेहादियों के साथ बराह रास्त नहीं खड़ा होता, हाँ पसे पर्दा उसके ताल्लुकात चलते रहते हैं। तो इस ज़िमन के अंदर यूरोपीय यूनियन में चाइना को लेके क्या ख्यालात पाए जाते हैं? देखिए, चाइना को अगर आप देखें, अभी रिसेंटली जिस तरह से फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अभी रिसेंटली डेवोस में स्टेटमेंट दिया था कि अब हम चाहते हैं कि चाइना को इनवाइट करें। बहुत ज्यादा जो अमेरिकी कोल्ड वॉर रही अमेरिका और चाइना के बीच में, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट चाइना के ऊपर भी पड़ा है। उनके जो मोबाइल जितनी भी कंपनीज थी उनको नुकसान पहुंचा, उनके बाकी जो ट्रेड है उसको नुकसान पहुंचा। लेकिन चाइना की एक जो चीज शुरू से देखी गई है वो ये है कि वो कंसिस्टेंट रहता है और वो अपना काम जहां पर भी शुरू करता है वहां पर अपने एम्प्लॉयज भेजता है, अपने लोग भेजता है। अमेरिका की तरह सिर्फ पैसे नहीं इन्वेस्ट करता। तो लोगों को ये भी चाहिए, उससे ये हो जाता है कि चाइना का अपना जो स्किल सेट है वो भी दुनिया भर में जाके काम करते हैं। और ये चीज अब यूरोप को चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पहले वो अमेरिका पे डिपेंडेंट थे या जिस तरह से अमेरिका का वो चाह रहे थे कि वो उनके इंटरेस्ट का ख्याल करेगा, उस तरह से अमेरिका ने उनके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा है। और उनको ये लगता है कि चाइना एक तरह से एक पावरफुल प्लेयर है जो कि इकोनॉमिक तरीके से ज्यादा जो मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी है या जो बाकी रीजनल पॉलिसी है उसका भी ख्याल रख लेता है। और एक तरह से लोग उनमें इन्वेस्ट करना भी चाह रहे हैं और एक जो नया इंटरेस्ट अब बढ़ा है वो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो बयान था, फिर उसके बाद जो अभी आपने खुद बात की यूके के प्राइम मिनिस्टर की, और उनके हवाले से जो भी अब नए इकदाम हो रहे हैं, ये सब इस चीज की अक्कास है कि अब अमेरिका पे उस तरह का इन्हिसार नहीं किया जा सकता जिस तरह से चाइना की जो डार्क हॉर्स एक पॉलिसी है उस पर अब डिपेंड किया जा सकता है। अच्छा, मुस्तकबिल के हवाले से अगर प्रोडिक्शन की जाए अमेरिका दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है और उसका असर और रसूख रहता है। जब उसके ब्लॉक से बड़े इत्तेहादी जो दहाइयों उसके साथ मौजूद रहे वो यूं अलहदगी इख्तियार करते चले जाएंगे, तो अमेरिका की पोजीशन आज से एक दहाई बाद क्या दिखाई देती?
देखिए, अमेरिका की जो पोजीशन है वो उसने फिलहाल अपनी एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे अपनी एक पोजीशन बना ली है। और पहले एक तरह से जब आज से 10 या 20 साल पहले अगर आप अमेरिका की पॉलिसीज देखते तो वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता था, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करने की कोशिश किया करता था। असल में जो चाइना की पॉलिसी है वो अगर अमेरिका अपना लेता है तो फिर उनका फिर भी कोई ना कोई फ्यूचर में समझ आ सकता है कि उनका कोई एक स्टेटस रहेगा, कोई उनका एक स्टैचर रहेगा। लेकिन अगर वो इसी तरह से अपने आप को एक्सक्लूड करते रहे और अगर उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तरीके कार के ही लोग आते रहे जो कि अथॉरिटेरियन है अपनी सोच में, सिक्योरिटी वाइज ज्यादा सोचते हैं, रीजनली या दुनिया भर में बहुत ज्यादा इंतशार फैलाने का जिनका फोकस ज्यादा है, तो फिर वो इसी तरह एक्सक्लूड ही होते रहेंगे, इसी तरह आइसोलेशन का ही शिकार रहेंगे। अगर आप पहले की पॉलिसीज से अब की जो अमेरिका की पॉलिसीज है उनको देखें तो आगे फिलहाल यही लगता है कि जब तक कोई एक प्रॉपर ओपन माइंडेड प्रोग्रेसिव किस्म का सबको साथ मिलाकर चलने वाला अगर प्रेसिडेंट आते हैं या आती हैं तो उससे बहुत बड़ा फर्क अमेरिका पे पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से हालात अब इवन अमेरिका के अंदर भी चल रहे हैं उससे ये बहुत मुश्किल नजर आता है कि उनका स्टैचर जो है किसी तरह चेंज हो जाएगा या उनको इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। अगर आप देखें अपनी पॉलिसीज के ही नतीजे में आइसोलेट होते जा रहे हैं, उनको कोई जबरदस्ती कर नहीं रहा। जिस तरह की उनकी मिडिल ईस्ट वो अपनी पॉलिसी के नतीजे में आइसोलेट होते चले जा रहे हैं और अगर यही उनके नजरियात रहे, यही रही, तो मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सहर बलोच साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजयकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, मौजूदा मंजरनामे में आप क्या समझते हैं, ये जो एक नया ब्लॉक चीन के सूरत में सामने आ रहा है, ये किस हद तक अमेरिका के मुकाबिल मजबूत है? जी हाँ, ऑफ कोर्स। देखें, ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है ना, ये अभी ट्रांजिशन के अंदर चला गया और ख़ुसूसन अभी प्रेसिडेंट शी ने भी ये कहा है, ये उनके अल्फाज हैं कि यूनिलैटरलिज्म बाय अमेरिका और फिर ये टैरिफ की वॉर, ट्रेड और फिर प्रोटेक्शनिज्म, इसने टू टोटल वर्ल्ड ऑर्डर को अनसेटल कर दिया है। और उसकी वजह से इवन जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं जो नेटो में हैं वो भी नर्वस हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि पिछले चंद महीनों के अंदर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 8 साल के बाद उनका कोई ऑफिसर चाइना अभी गया 4 दिन के दौरे के ऊपर, फिनलैंड के गए और तकरीबन 14 साल के बाद फिनलैंड का भी और आयरलैंड के भी, और ये सारे यूरोपियन यूनियन तो ये नर्वस है। दैट इज द रीजन कि यूरोपियन यूनियन भी इंडिया के साथ अपना एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो ये मसला यही है कि चूंकि अनसर्टेनिटी है और प्रेसिडेंट शी चाइना ने कहा, अब जब ये प्राइम मिनिस्टर यूके का वहां था तो उसने कहा है कि ये हमें जो इकोनॉमिक की पावर्स हैं उनको चाहिए कि मुल्क की दुनिया के अंदर रूल ऑफ लॉ को कहें, इंटरनेशनल लॉ को होल्ड करें, अदरवाइज ये जंगल का कानून हो जाएगा। तो जंगल का कानून तो अभी ये बड़ा बना हुआ है क्योंकि वन साइडेड है। तो दैट इज वाई ये जियो पॉलिटिक्स की चेंजेस और जियो इकोनॉमिक्स की चेंजेस, ये इनका हैंड इन ग्लव है। यानी आप इकोनॉमिक डील्स भी करते हैं अपनी जियो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, और ये इस सिलसिले के अंदर यही कड़ी है कि चाइना के, वरना आप ये देखें कि चाइना के और यूनाइटेड किंगडम के बड़े डिफरेंसेस थे। वो ये कहते थे कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन हांगकांग के ऊपर चाइनीज ने जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर उनके ऊपर रोका है उनको, उस पे यूनाइटेड किंगडम नाराज था। प्लस फिर वो और बहुत से वो कहते थे कि आप साइबर वॉर कर रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, इसका मतलब फिर ये है कि ये क्रेडिट अमेरिका को जाता है कि अमेरिका ने वो तमाम ताकतें जो चाइना के खिलाफ थीं या चाइना से सिफारती ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, उन सबको इकट्ठा कर दिया। Yeah, for sure, because of their blunders. Because otherwise आप इन दी लॉन्ग रन सोचें तो ये अमेरिका के फेवर में तो नहीं है ना। तो अमेरिका के जो ब्लंडर्स हैं उसकी वजह से दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो वो कह रहा है वेस्टर्न हेमस्फीयर हमारा अपना है, और ये उस वक्त वेस्टर्न हेमस्फीयर की बात हुई थी अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म के कोई भी यूरोप के मुल्क आके ये अमेरिका या साउथ अमेरिका में कॉलोनीज ना बनाए। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि ये आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा तो आप इनके तेल के
जखीरों पे कब्जा कर लेंगे और इनको यलगार करके इनके प्राइम मिनिस्टर या सदर को हैंडकफ करेंगे। तो ये अमेरिका इज क्रॉसिंग लिमिट्स एंड आई डोंट नो कि ये अभी दुनिया कहाँ तरफ जाएगी। देखें, जब पहली जंग अजीम लगी थी ना, तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनी, तो लीग ऑफ नेशन जो है वो नाकाम हुई, तो फिर दूसरी जंग अजीम लगी। तो पहली जंग अजीम अगर 2 करोड़ लोग लुक़्मा अजल बने, तो दूसरी जंग अजीम में 7 करोड़ लुक़्मा अजल। तो दैट इज वाई फिर ये न्यूक्लियर एक ही ताकत थी अमेरिका, जिसने यूज किया हिरोशिमा और नागासाकी पे। अच्छा और सर, फिर यूनाइटेड नेशन बनाई। इसको कंक्लूड कीजिए, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका जो है वो अपनी पॉलिसी, अपनी हरकत को देख के और उसके नताइज को देख के मुस्तकबिल करीब में तब्दील कर लेगा, या फिर ये नया मॉडल कामयाब हो जाएगा? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ये जो ट्रंप के दोस्त 2-2.5 साल है ना जी, इनमें तो ये अपनी पूरी कोशिश करेगा। ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है, वेनेजुएला पे ये एक्शन कर लिया, जो इजराइल की डिक्टेशन है उसके ऊपर, ईरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो लेकिन जो आने वाली हुकूमतें हैं यूनाइटेड अमेरिका यूएसए की, वो जो है वो आई डोंट थिंक सो दे विल फॉलो दिस एंड दे वुड लाइक टू रेक्टिफाई जो नुकसान हो रहा है। बट अभी डेंजर ये है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये न चले जाएं, बिकॉज दैट विल बी डिजास्टर्स अगर इन्होंने लिमिट्स क्रॉस की। तो ये हुदूद को अगर क्रॉस किया गया तो ये सूरत हाल जो है ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगी, और आने वाली जो हुकूमतें हैं वो इस मौजूदा स्ट्रेटजी और पॉलिसी को वापस लेने पे मजबूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम खान साहब सबक देने के लिए। नाज़रीन, लाहौर के सानहे के ऊपर बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, लाहौर में खुले मैनहोल में गिर के मां और कमसिन बेटी की हलाकत ने एक बार फिर इंतजामी गफलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ के दावों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। मां की लाश वाक़ई की रात ही भाटी चौक से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिल गई थी, जबकि 10 माह की बच्ची की लाश 17 घंटे बाद सगिया के करीब से मिली। मुतासरा खातून की शनाख्त 22 साला सादिया साजिद के नाम से हुई, जो अपने शौहर और 10 माह की बेटी रदा फातिमा के साथ फैसलाबाद के इलाके शाकोट से लाहौर सैर के लिए आई थी। खानदान मीनार पाकिस्तान से दाता दरबार हाजिरी के बाद रिक्शे में सवार हो रहा था कि अंधेरे और खुले मैनहोल ने 2 जिंदगियां निकल ली। तशवीशनाक पहलू यह है कि वाक़े के बाद इंतजामिया की जानिब से इब्तदा में इस खबर को अक्सर झूठ करार दिया गया और यह दावा किया गया कि ऐसा कोई वाक़या ही पेश नहीं आया। दूसरी जानिब एलडीए, टीपा और वासा के बयानात भी एक दूसरे से मुतजाद और गुमराहकुन रहे। खातून की लाश मिलने के बावजूद तकरीबन 45 मिनट तक उसकी तस्दीक नहीं की गई। पहले यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेवरेज मैनहोल में किसी इंसान का गिरना मुमकिन ही नहीं, फिर कहा गया कि मुतासरा खानदान वहां से गुजरा ही नहीं। मामला यहां नहीं रुका, खातून के शौहर और 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया और उन पर मुबैना तशद्दुद की इतलात भी सामने आई। बाद में डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि शौहर के बयानात दुरुस्त थे और उनसे सिर्फ वाकई की तफसीलात ली जा रही थी। यह सानिया एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब चंद हफ्ते पहले ही कराची में 3 साला बच्चा इब्राहिम खुले मैनहोल में गिरकर जान से गया, जिसके बाद सिंध हुकूमत के गवर्नेंस पर शदीद तनकीद हुई। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी ने उन सवालात को मजीद गहरा किया, मगर लाहौर में भी गुल प्लाजा के सानहे के चंद ही दिन बाद एक निजी होटल में आग लगने से 3 अफराद की हलाकत ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को कटहरे में खड़ा किया। वज़ीर आला पंजाब को इस हवाले से हंगामी इजलास में ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को इंतजामी गफलत पर सख्त बरहमी का इजहार किया और जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। यह भी अहम है कि दाता दरबार के अतराफ में इस वक्त तामीराती काम जारी है, जिसके बाद खुदाई की गई। सवाल यह है कि अगर खुले मैनहोल के गिर्द हिफाजती रुकावटें लगा दी जाती या रोशनी का मुनासिब इंतजाम मौजूद होता तो क्या यह अलमनाक सानिहा रोका नहीं जा सकता था। इस बारे में अब तक मुतजाद इत्तलात क्या है, हकाइक क्या मंजर आम पे आए हैं और इस ज़िमन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, इसी ज़िमन में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डेप्यूटी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अली शहराज साहब ने। अली शहराज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अली भाई, इस वक्त अगर मौजूदा मंजरनामे को देखें तो आप क्या समझते हैं कि इब्तदा में जो खबर आई उस खबर का जाविया किन वजूहात की बुनियाद पर तब्दील हुआ? पहले ये हुआ कि मैनहोल के अंदर ये मुतासरा लोग गिरे हैं और फिर ये हुआ कि नहीं, इसके पीछे तो खावंद की कारस्तानी। जी यासिर रशीद साहब, ऐसे ही है। मैं कल जिस टाइम ये पहली कॉल चली रेस्क्यू को कि कोई ऐसा हादसा सुनने में आया है जिसमें एक खातून और एक बच्ची मैनहोल में गिरी है, रेस्क्यू की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, रेस्क्यू टीमें रवाना हुई, हमें इतलात मिली कि इस तरह का कुछ सानिया हुआ। ये 7:36 पे कल
ये वाक़या हुआ जिसमें एक खातून और एक बच्ची जो है मेन हॉल में गिरी। ये जो इलाका है ये भाटी चौक का इलाका कहलाता है। यहाँ पर दाता दरबार अपग्रेडेशन मंसूबा चल रहा था। ये मंसूबे का हिस्सा ही था जिस साइड पे ये होदी टाइप बनाई हुई थी। ये 4 फुट की इसकी होदी है और इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 18 फुट गहरी है। अच्छा। मतलब ऊपर से अगर कोई गिरता है 18 फुट हाइट में, और क्योंकि वो खातून ने बच्ची अपनी गोद में ली हुई थी तो वो अनबैलेंस होने की वजह से और उसकी लाइट ना होने की वजह से, क्योंकि उस खातून की जूती ऊपर मिली है जो उस जो 4 फुट का इन्होंने मेन होल खोला हुआ था उसके पास उसकी एक चप्पल मिली है। इसका मतलब है उसका पैर स्लिप हुआ तो वो उसके अंदर जा गिरी। और उस 18 फुट गहरी जिस जगह पर कोई गिरता है जिसके साइडों पे कोई पकड़ने की जगह नहीं है तो अच्छा खासा बॉडी को नुकसान होता है। इसका मतलब ये कि हिफाजती इंतजामात वाकई नहीं थे वहाँ पे। अच्छा, उसमें हिफाजती इकदामात एक सेंस में हम कह सकते थे भी, एक सेंस में कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत थी। एक स्टिप लगती है जहां पे भी कोई तरक्याती काम चल रहा होता है तो एक स्टिप लगा दी जाती है, उसका मतलब होता है कि इससे अंदर आप लोगों ने नहीं आना। सही। लेकिन क्योंकि ये मेन रोड था और दाता दरबार से जिस टाइम भाटी चौक की तरफ टर्न करते हैं जहां पे पहले परिंदा मार्केट थी जिसको डिमोलिश करके ये जगह बनाई गई थी, ये एग्जैक्ट जगह वो वही जगह है जहां पे वो परिंदा मार्केट थी जहां पे ये हादसा हुआ है। अच्छा, वहां पर क्योंकि सेफ्टी के लिए उन्होंने सिर्फ स्टिप लगाई हुई थी और लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि स्टिप के उस साइड पे जाना जो है वो खतरे में आ सकता है, इसी बिना पे उन्होंने स्टिप क्रॉस की। तो वहां पे क्योंकि कच्चा रास्ता था और साफ रास्ता था, एक साइड पे ट्रैफिक थी, तो उन्होंने कच्चा रास्ता इख्तियार किया। पीछे उसका खामन, उसकी सास भी उसके साथ मौजूद थी जिन्होंने जो गुजर रहे थे, और अचानक ही जब वो गिरने की एक आवाज़ आई तो उसकी सास ने चीखो पुकार वहाँ पे शुरू की और जिस पर उसके खामन ने जो है वो रेस्क्यू को भी तलब किया। रेस्क्यू ने वहाँ पे जो ऑपरेशन किया, जो हमने देखा, पहले तो डेप्थ के ऊपर चीजों को चेक किया जा रहा था क्योंकि उस पानी वो उसकी गहराई 18 फुट तक तो है नीचे, लेकिन जो पानी की गहराई है वो 1.5 फुट से ज्यादा नहीं थी। उसके अंदर तलाश करना कोई इतना मेरे ख्याल में मुश्किल अमल नहीं था जिसकी वजह से इतना डिले हुआ मामला। पहले जिस टाइम पानी क्रॉस हो रहा था तो कहा यह जा रहा था कि ये पानी स्लो है। अच्छा, इतनी गुफ्तगू चल रही थी, इतनी खबरों की इंफॉर्मेशन आ रही थी कि अचानक एक पोस्ट बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है वो आई, और वो जहां से आई वो भी हमें हल्का फुल्का अंदाजा हो गया कि ये किस एंगल से आई। लेकिन उसके नीचे एक लाइन जब मैंने पढ़ी, उसके नीचे लिखा था लाहौर इंतजामिया। लाहौर इंतजामिया का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर, जो गुलबर्ग जो लाहौर का डीसी है उसकी तरफ से शायद कोई जारी हुआ हो, लेकिन वहां से जब मैंने क्लैरिटी ली तो वहां से कोई ऐसी चीज जारी नहीं की गई। लेकिन फिर भी ये सर्कुलेट हुई और तमाम मीडिया के अंदर ये चीजें चली कि इसके अंदर कुछ ना कुछ फेक नजर आ रहा है। उसकी वजह यह थी कि रेस्क्यू ने 2 दफा उस पाइपलाइन से टायर को गुजारा। टायर गुजारने का मकसद ये था कि वहां पे अगर कोई ऐसी बॉडी है तो वो टायर वहीं पे रुक जाएगा ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि यहाँ पे बॉडी है। 3 दफा जब उन्होंने टायर गुजारा तो वहां पे बॉडी, क्योंकि उससे पहले मूव हो चुकी हुई थी अगली तरफ जहां से ये बॉडी मिली है, ये तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है भाटी चौक से। अगर आप बात करें आउटफॉल जो स्टेशन उन्होंने बनाया हुआ है, वहां पर पानी जब निकास के लिए गुजरता है तो वहां पे स्कैनिंग होती है। वो स्कैनिंग के लिए रॉड लगे होते हैं जहां से कोई भी बड़ी चीज वहां से क्रॉस नहीं हो सकती। ये डेड बॉडी वहां से इस वजह से मिली कि वहां से कहीं आगे जाने का उस बॉडी को रास्ता नहीं था। इस वजह से उस खातून की लाश रात 12:10 पर जो है वो बताई गई। इससे 1 घंटा पहले तक वो लाश मिल चुकी थी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि ये फेक चीजें चल रही हैं। लेकिन जिस टाइम डेड बॉडी की कंफर्मेशन आ गई तो इसका मतलब है कि वहां उस नाले में वो खातून गिरी थी। अभी आज दोपहर की अगर बात करें तो तकरीबन 2:15 से 20 मिनट के दरमियान वो जो छोटी बच्ची थी, वो जो 9 माह की बच्ची थी, उसकी भी डेड बॉडी वहीं उसी जो स्टेशन है ये जो आउटफॉल रोड वाला, वहीं से उसी की भी बरामदगी, लाश की बरामदगी हुई। वो सगियां पुल का इलाका कहलाता है, वो सगियां रोड कहलाता है। अच्छा, वहां से दोनों लाशें एक चीज ये बताएं कि ये जो खबरें आई कि खाविंद गिरफ्तार हुआ, उसके अहले खाना गिरफ्तार कर लिए गए, उन पे तशद्दुद हुआ, और फिर बाद में ये जो तस्दीक हुई कि वाकई ये लोग गिरे थे तो फिर उन्हें रिहा किया गया, इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? गिरफ्तारी तो है, वो तो मानी जा रही है, तशद्दुद के हवाले से किस हद तक सदाकत है, और फिर उन लोगों की इस वक्त सूरत हाल क्या है और उनका इब्तदाई मौक़िफ़ क्या है? अच्छा, जो उसका खामंद और उसके एक आधे अजीज़ को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया ना, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ,
तो तकरीबन 9 बजे के करीब जो है 9:30 बजे के करीब फेक खबरों की खबरें जो है ना वो गर्दिश करनी शुरू हो गई, जिसकी बिना पर पुलिस को शक हुआ कि कहीं इन्होंने कोई ऐसा प्लान तो नहीं किया कि कहीं किसी को मार आए हों और यहाँ पर ये वकुआ बनाने की कोशिश कर रहे हों कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया ताकि थोड़ी बहुत रेस्क्यू वाले मामला देखे जाएं, उसके बाद कहें जी बह गई है, मिली नहीं। तो इस तरह के सिनेरियो के ऊपर पुलिस को थोड़ा सा तफ्तीश हुई, तो उसमें तफ्तीश के हिसाब से जब उन्होंने उसके अजीज़ो कारब को भी बुलाया, उनसे भी तफ्तीश की और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। अंडर ऑब्जर्वेशन से मुराद है कि सख्ती के साथ उनसे पूछताछ हुई, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा प्रेशर आ गया था इस खबर के बाद, बहुत बड़ा प्रेशर में थे वो, किसी भी तरीके से इस प्रेशर को जो है ना वो खत्म करना चाह रहे थे। वो ये साबित करना चाह रहे थे कि ये खातून यहाँ पर आई ही नहीं, ना इसकी लाश यहाँ पे लाई गई, ना ये खुद यहाँ पे आई, ये वकुआ कहीं और पेश आया हुआ है और इस जगह का डाल दिया। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि वहां पे कैमरा कोई नहीं था। अगर ये सीसीटीवी कैमरा वहां पे होता तो ये भी चीजें उसी टाइम मौके पे क्लियर हो जाती। बहुत सारी चीजें तो इस वजह से डिले भी हुई क्योंकि दोनों मिक्स चीजें चल रही थी, ऑपरेशन भी थोड़ा सा सुस्त हुआ, इंतजामिया भी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई कि वाकई हो सकता है कि ऐसी चीजें हों, लेकिन वो उसमें कोई सदाकत नहीं थी। जो चीज़ें हमने देखी, उस डेड बॉडी को जब हमने देखा तो वो इतनी बुरी तरह शदीद उनकी बॉडी ख़राब हो चुकी हुई थी, क्योंकि वो जिस नाले से गुजर के उस तरफ पहुंची है, अच्छा खासा 17 घंटे का ये ऑपरेशन रहा है। 17 घंटे से वो बच्ची की जो डेड बॉडी थी वो गंदे पानी के अंदर ही थी, जिसको निकाला गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फेक हों ठीक हों, लेकिन जिनकी गलती है उसकी वजह से 2 जानें तो चली गई। सीएम पंजाब ने अभी कुछ देर पहले इजलास में बाकायदा तौर पर कहा है कि 4 ऐसे अफरान को गिरफ्तार कर लो जिसकी सबसे ज्यादा जो है वो नेग्लिजेंसी पाई जाती है। बात ये नहीं है हादसा हो जाता है, हादसा हो गया। देखिए कि जो वहां का ठेकेदार था, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, सबको मुअत्तल करने की बातें होती रही। अब आपको भी ये पता है कि जो साइट्स होती हैं, एक गुंजानाबाद इलाके में साइट्स हैं, सरकारी तौर पे काम हो रहा है, वो एक अलग मामला है। एक भाटी का चौक, दाता दरबार, जहां पे पैदल गुजरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा, जहां पे रशी इलाका है, और आगे आप ये देखिए कि वो मीनारे पाकिस्तान को वो सड़क जा रही है, और इस तरफ को अगर आप देखें तो फिर वो अंदरून की तरफ भी सड़क जाती है। तो उस चौक में वहां पे लाइट्स का ना होना, हिफाजती इंतजामात का ना होना, लोगों को रोकने के लिए किसी शख्स का मौजूद ना होना, ये जो नेग्लिजेंसी है, इसका अब तक अंजाम क्या हुआ है? इसका अंजाम ये हुआ कि आज 2 जानें चली गई हैं। इसका अंजाम ये हुआ कि इससे पहले भी बहुत सारी जानें चली गई हैं, लेकिन देखें लाहौर के अंदर इस टाइम बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं LDP के नाम से, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से, जिसके अंदर लाहौर की आलमोस्ट सड़कें जो हैं वो खुदी हुई हैं। इसी तरह LDA के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें दाता दरबार भी है, नीला गुंबद भी है, रेलवे स्टेशन भी है, दूसरे प्रोजेक्ट भी हैं। इतनी लेबर, इतने कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से ला के आप लाहौर में करेंगे? आप कम लोगों के साथ जब काम करेंगे, सेफ्टी मेजर्स कम होंगे, खर्चे आप कम से कम करने के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में अगर इधर शीट लगा देते, पूरी एक शीट लगा देते कि यहाँ पे आना ही बंद है, तो मतलब कोई अगर वो उठा के, अगर कोई फीता सा उठा के अंदर जा सकता है, तो आपको ये भी खतरात होने चाहिए कि कोई भी अंदर जा सकता है। तो उससे पहले ही आप उसको जो है वो कम से कम ऐसी बाउंड्री लगाएं जिसके अंदर लोग दाखिल ना हो सके। लेकिन 2 जाने तो ये चली गई, 2 जानों का जवाब कौन देगा? उस आखिरी लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि जब वो माँ अपनी उस कमसिन बच्ची को सीने से लगाए, पाँव फिसलने पे वो 18 फीट गहरी खाई के अंदर गिर रही होगी, उस लम्हे उसे अपनी फिक्र होगी या अपनी उस बच्ची की फिक्र होगी? उस बच्ची की आखिरी सांसों का अंदाज़ा लगाइए कि पानी में डूबते हुए उसने क्या सांस लिया होगा, जिसने अभी तक माँ के सही नाम को भी समझा ना हो, माँ के उन्स को भी महसूस ना किया हो, और वो खाविंद जो अपनी बेगम के गिरने के बाद अपने बच्चे की भी फिक्र कर रहा होगा कि मेरी एक बेटी जिसे लाड से पालने का मैंने सोचा था, जिसे बड़ा करने का मैंने सोचा था, उसके लिए कई ख्वाब बुने थे, वो सारे ख्वाब चकनाचूर हुए। ये तमाम अहकामात, ये तमाम मुअत्तलियाँ, ये तमाम इंतजामात किसी जान का मुतबादिल नहीं हो सकते। हम सानेहा दर सानेहा बैन करने वाली कौम है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं पड़ता कि सानहे से सीखना किस तरीके से है। हमारे लिए हर सानहा पिछले सानहे से कम अहम होता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये अहम है और पिछले सानहे से सीख के अगली मुस्तकबिल की तरतीब को बुनेंगे, तभी कुछ बेहतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अली शराज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।